हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस बेसिकली हमारी लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है और हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो हमारा ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। जो ट्रैकिया होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। जो राइट ब्रोंकस होता है वो राइट लंग्स में चला जाता है और जो लेफ़्ट ब्रोंकस होता है वो लेफ़्ट लंग्स में चला जाता है। और जो हमारे ब्रोंकस होते हैं, ये ब्रोंकस भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल जो होते हैं पूरे लोब्स में, लंग्स के पूरे लोब्स में फैले हुए होते हैं। और जो ब्रोंकियल्स होते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ब्रोंकियल ट्यूब्स भी कहते हैं। जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है इसके अंदर की जो लेयर होती है वो म्यूकस से बनी होती है ना। जब इसी लेयर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन आ जाता है, किसी इन्फेक्शन के कारण, इरिटेंट पार्टिकल्स के कारण लाइक डस्ट है ना, इसके कारण किसी प्रकार का यहाँ पे वॉल में इसकी इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ये हमारी नॉर्मल ट्यूब्स स्ट्रक्चर्स है और ये इन्फ्लेम ट्यूब है। जो नॉर्मल ट्यूब्स है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो इन्फ्लामेशन भी नहीं हुआ है, जिस वजह से ये जो ट्यूब है यहाँ पे एयर का फ्लो अच्छा बना हुआ है और एयर ईजीली आ रही है ना। अब यहाँ की जो म्यूकस लेयर है, इसके अंदर जो लेयर है वो म्यूकस से बनी हुई है ना। जो म्यूकस है उसका भी जो सिक्रीशन है वो भी नॉर्मल है। लेकिन जब हमारी ये जो इन्फ्लेम ट्यूब है यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाएगा किसी इन्फेक्शन के कारण, इटेंट के कारण, तो जो यहाँ पे एयर का फ्लो है वो बहुत कम मात्रा में फ्लो होगा है ना। जो एयर है बहुत कम मात्रा में फ्लो हो पाएगी, जिस वजह से जो म्यूकस है, म्यूकस और कफ बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग है वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। इन्फ्लामेशन किसी इन्फेक्शन के कारण आ सकते हैं, डस्ट के कारण आ सकता है, इरिटेंट्स के कारण आ सकता है। एंड विच कैरी एयर एंड फ्रॉम द लंग्स। जो लंग्स से एयर को कैरी करती है ना, जो एयर होती है वो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स के द्वारा लंग्स के अंदर आती है और बाहर जाती है। इन्हीं ट्यूब्स के द्वारा ही हमारी जो एयर होती है वो अंदर आना और बाहर जाने का काम करती है। रिजल्ट इन कफ एंड म्यूकस। जिस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कफ और म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा। जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, कफ और म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा। हम इसके टाइप्स देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट एंड क्रॉनिक। जो एक्यूट होता है ये कुछ ही डेज़ के लिए होता है और कुछ ही डेज़ में ठीक भी हो जाता है। एंड जो क्रॉनिक होता है ये मंथ्स टू ईयर चलता है, जैसे 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, ईयर में हो गया 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, ऐसे इन्फेक्शन बना रहता है। बट जो एक्यूट वाला है ये कुछ ही दिन में जो इसका इन्फेक्शन है वो इन्फेक्ट करता है और जल्दी ठीक हो जाता है। फ्यू डेज टू 10 डेज है ना। बैक्टीरिया और वायरस दैट कॉज कोल्ड और इन्फेक्शन। इसका कारण क्या हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं, जैसे कफ और कोल्ड, सीजनिंग जो कफ कोल्ड होता है उसके कारण हो सकता है ना। इरिटेंट्स लाइक सिगरेट स्मोक, एयर पॉल्यूशन, डस्ट फ्यूम्स। किसी को जैसे किसी ने अभी अभी सिगरेट पीना शुरू किया है ना, सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट किया है, उसको हो सकता है। और या फिर किसी अदर पर्सन ने सिगरेट जो स्मोक होती है उसको एयर के थ्रू इनहेल कर लिया है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। एयर पर वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, एयर में इन्फेक्शन है, तो भी अगर इनहेल कर लेगा पेशेंट तो उसके कारण हो सकता है। डस्ट फ्यूम्स। अगर कहीं पे आग लग गई है ना, किसी जगह आग लग गई है तो वहाँ से जो फ्यूम्स उड़ के आएंगे एनवायरनमेंट से है ना, उस वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक वाला क्या होता है, मंथ्स टू ईयर, मतलब ये कुछ महीने साल तक चल सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो। ऑनगोइंग एंड सीरियस, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और ये लंबे समय तक बनी रहती है ना।
लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड। जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है ना, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग होती है वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट होती रहती है इन्फ्लामेशन के कारण। इसमें क्या होता है, इरिटेशन बना रहता है। कफ विथ म्यूकस ऑफ एट लीस्ट 3 months इन ईयर। अगर किसी पेशेंट्स की कंप्लेन है कि अगर उसका जो म्यूकस है, कफ है, वो 3 months 4 months ईयर में, 1 साल में 3 months 4 months ये बना ही रहता है, तो उस कंडीशंस में जो होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। रिपीटेडली ब्रीदिंग इन इरिटेंट्स। अगर रिपीटेडली ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पर, जैसे कोई वर्क प्लेस हो गया, कोल माइंस फैक्ट्रीज में रहने वाले, वर्क करने वाले लोग, अगर वो कंटिन्यूसली उस एयर को इनहेल कर रहे हैं तो भी ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। स्मोकिंग मेजर कॉज, किसी की हैबिट्स में ही है स्मोक करना, डे में 3 से 4 बार 10 बार ऐसे कंटिन्यूसली स्मोक करता है तो पेशेंट को हो सकता है इन्फेक्शन। वायरस और बैक्टीरिया इजीली इन्फेक्ट इरिटेटेड ट्यूब्स। जो इरिटेटेड ट्यूब्स है, अगर ऑलरेडी वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट्स है तो इस कंडीशन में और बाहरी पार्टिकल्स, मतलब जो एनवायरमेंटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इन्फेक्ट कर देंगे, वहाँ पे उसको इरिटेट करेंगे तो ज़्यादा और भी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर ईटियोलॉजी। जो कॉज और रिस्क फैक्टर होते हैं उसी को हम ईटियोलॉजी भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा कोल्ड एंड फ्लू सीजन। जो ब्रोंकाइटिस होता है ये कोल्ड और फ्लू सीजन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्म, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्म न्यूमोनियल, और वायरस जो होता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर। जो कॉज और रिस्क फैक्टर होते हैं उसी को हम ईटियोलॉजी भी कहते हैं, है ना। उसके कारण जो होता है ईटियोलॉजी भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर। जो कॉज और रिस्क फैक्टर होते हैं उसको हम ईटियोलॉजी भी कह सकते हैं। इसका फर्स्ट जो होता है कोल्ड एंड फ्लू सीजन। जो ब्रोंकाइटिस होता है वो कोल्ड और फ्लू सीजन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। क्योंकि जो कोल्ड होता है उसमें, कोल्ड सीजन में क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्म न्यूमोनियल बैक्टीरिया हो गया, और वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी, यही तो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं जो कोल्ड के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। इसी वजह से कोल्ड के टाइम पर सबसे ज़्यादा ब्रोंकाइटिस होता है। और जो ब्रोंकाइटिस, मान लीजिए पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन्स को कोल्ड हुआ है और उसके जो स्पुटम निकलता है, कफ निकलता है, उसमें उसका जो ड्रॉपलेट्स होता है वो एयर में पॉल्यूटेड हो जाते हैं, और कोई अदर पर्सन उसको एयर से इनहेल कर लेता है तो उसको भी अफेक्ट कर सकता है, उसको भी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, है ना। और फ्लू सीजन में मतलब अगर कोई पर्सन किसी को फ्लू हुआ है और वो किसी से हैंडशेक कर लेता है ना, और स्नीजिंग के थ्रू अदर पर्सन्स को अपने जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो फ्लो कर सकता है इधर, अदर पर्सन्स को अपने उस बैक्टीरिया वायरस से अफेक्ट हो सकता है एयर या पॉल्यूटेड के कारण, है ना। और अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ बैक्टीरिया वायरस वहाँ पर हैं तो उसको अगर आपने टच कर लिया उस प्लेस को, तो हैंड्स के थ्रू, उन्हीं हैंड्स को हमने अपने माउथ पे या नोज़ पे टच कर लिया और जो बैक्टीरिया वायरस है वो हम उनको इनहेल कर लेते हैं माउथ या नोज़ के थ्रू, तो जिस कारण से हमारा जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और जो ब्रोंकाइटिस है वो एक्टिव होने लगता है, ब्रोंकाइटिस डिसीज़ जो है वो बढ़ने लगती है। वायरस जो हो गया इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी,
जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए टाइप बी होता है, मान लीजिए हमारे जो ब्रोंकाइटिस है इसका टाइप 1 जो शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा था, है ना, जो इरिवर्सिबल डिसीज़ है, जो हो जाता है, मतलब जो कुछ ही टाइम के लिए होता है और ठीक हो जाता है, वो टाइप ए और टाइप बी, इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी वायरस के कारण होता है। और बैक्टीरिया जो होता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियल, ये भी टाइप ए के कारण मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी में एंटर करता है और फिर बॉडी जो होती है इरिवर्सिबल हो जाती है, हमारी बॉडी फिर से ठीक जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो मेडिसिन के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा पर्सन इनहेल इन इरिटेंट्स। जो पर्सन होता है, इरिटेंट्स मतलब किसी भी टाइप के इरिटेंट्स हो सकते हैं, तो जैसे पॉल्यूटेड एयर हो गई, है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, डस्ट हो गई, इरिटेंट पार्टिकल्स हो गए, एटसेट्रा, जो इनहेल कर लेता है पर्सन, इनहेल करेगा अपने नोज़ के थ्रू, तो भी ये अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जिसको हम GERD भी कहते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स क्या होता है? जो हमारा गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक मतलब जो हमारा एंड स्टमक होता है, स्टमक का एक पार्ट होता है ईसोफेगस, है ना। ईसोफेगस में जो रिफ्लेक्स होते हैं ना, रिफ्लेक्स होते हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो भी ये अफेक्ट होता है। वीक इम्यून सिस्टम, जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक है, जिसको जल्दी जल्दी क्या होता है, महीने हर महीने या हर 6 महीने में वायरस या बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, कफ कोल्ड हो जाता है, तो उसको क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है ना, उसको भी हो सकता है। एंड जो होता है स्मोकर्स, कंटिन्यूसली जो स्मोक करता है, उसको हो सकता है अनहेल्दी एनवायरनमेंट। अगर आप किसी अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर कभी जाते हैं अनहेल्दी एनवायरनमेंट में, वहाँ का बहुत एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूटेड है, वहाँ पे प्लेस है आपका, वहाँ पर अगर आप बहुत टाइम के लिए जा रहे हैं या फिर वहाँ पे कंटिन्यूसली आपका वर्क प्लेस ही है, उसी जगह पे ये बैक्टीरिया वायरस आपको अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस, है ना। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है जो हमारी ब्रोंकियल वॉल्स है ना, जहाँ पे एयरवे नैरो हो रहा है, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, उस वॉल्स में, उस जगह पे या फिर उसके आसपास क्या क्या पैथोलॉजिकली चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हम इस पे पढ़ेंगे। वायरस, बैक्टीरिया और अदर एनवायरनमेंट के कारण, है ना। देखिए वायरस क्या है, हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, और बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया है, जो क्या कर रहा है, ये क्या है, एक्यूट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए अफेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन जो अदर एनवायरनमेंट है, अदर एनवायरनमेंट में इरिटेंट पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ये सब चीज़ें अगर मिलके एक साथ अफेक्ट करती हैं, तो क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और इरिटेंट एयरवे, हमारा जो एयरवेज है, ब्रोंकियल ट्यूब्स का जो एयरवे है, वो क्या होने लगेगा, अफेक्ट होने लगेगा, नैरो होने लगेगा, है ना। नेक्स्ट हमारा हाइपर रिएक्शन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन। अब हमारी एक ये क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब है, मान लीजिए ये हमारी एक ब्रोंकियल ट्यूब्स है ना। ये जो है म्यूकस से बनी हुई है, इसके अंदर की जो वॉल है, ये क्या है, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस से बनी होती है इसकी इनर वॉल, इसकी इनर वॉल जो होती है म्यूकस से बनी होती है, और जब इसमें बैक्टीरिया, वायरस या किसी सब्सटेंस के कारण पॉल्यूशन होने लगता है, पॉल्यूटेड हो जाती है और इन्फेक्ट हो जाने लगती है, तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, म्यूकस, जो इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट्स है, वो हाइपर रिएक्शन शो करने लगेगा। हाइपर रिएक्शन का मतलब होता है कि ये अपना वर्क करने लगेगी, म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा, इन्फ्लामेशन के कारण म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा, उसका मतलब है हाइपर रिएक्शन, अपना रिएक्शन दिखाने लगेगा, है ना। उसके बाद है ब्रोंकियल वॉल्स बिकम थिकेंड, जब
यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका है और ये म्यूकस बहुत मात्रा में क्या होने लगा है, सिक्रीट होने लगा है ना, म्यूकस निकलने लगा है, सिक्रीट होने लगा है। तो ये वॉल जो है थिक होने लगेगी क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका है ना, इन्फ्लामेशन हो गया है तो ये वॉल जो है थिक हो जाएगी। इन्फ्लामेशन के कारण ब्रोंकियल्स की वॉल थिक हो जाएगी, दोनों साइड से थिक होने लगेगी और जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, एयरवे स्पेस है वो जो कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है ना। नेक्स्ट, ब्रोंकियल ल्यूमन बिकम नैरो। ब्रोंकियल ल्यूमन क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है उसके अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ल्यूमन। ये कहलाता है स्पेस खाली जो है वो कहलाता है ब्रोंकियल ल्यूमन। जब यहाँ पे बॉल थिक हो जाती है और म्यूकस सिक्रीट होने लगता है तो जो ल्यूमन होता है वो उसका स्पेस क्या हो जाता है, नैरो होने लगता है, कम हो जाता है। म्यूकस प्लग्ड एयरवे, और जो म्यूकस होता है वो एयरवे से क्या करने लगता है, बाहर निकलने लगता है ना। एल्वियोलाई एडजेसेंट टू ब्रोंकियोल्स में बिकम डैमेज एंड फाइब्रस। एल्वियोलाई एडजेसेंट टू ब्रोंकियोल्स, जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई क्या होते हैं, जो हमारा ब्रोंकस डिवाइड हो रहा था ब्रोंकियोल्स में, एंड ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आ रहा था, जो ब्रोंकियोल्स हैं ये ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो रहे थे, फिर क्या यहाँ पे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करने का, CO2 और O2 का क्या कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं। तो इनमें क्या होगा, डैमेज होने लगेगी है ना, एल्वियोलाई डैमेज होने लगेगी और यहाँ पे फाइब्रस जो टिश्यू है वहाँ टिश्यू का कलेक्शन होने लगेगा, टिश्यू इकट्ठा होने लगेंगे और यहाँ पे डैमेज होने लगेगा। ब्रोंकियोल्स की वॉल भी डैमेज होने लगेगी और एल्वियोलाई भी डैमेज होने लगेगी और वहाँ पे फाइब्रस डेवलप हो जाएगा। फाइब्रस का मतलब टिश्यू का कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल। ब्रोंकियल का फाइब्रोसिस मतलब यहाँ जो ब्रोंकियल वॉल्स हैं यहाँ पे फाइब्रोसिस होने लगेगा, टिश्यू को अच्छे से एयर और जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगा, टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे एंड एयर फ्लो लिमिटेशन। जब ये मैं बताया था कि जब यहाँ पे वॉल थिक हो गई है और जो ल्यूमन है वो भी नैरो हो गया है, म्यूकस सिक्रीट होने लगा है, जब इतनी सारी कंडीशंस यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं और फाइब्रोसिस भी हो चुका है, टिश्यूज़ का फाइब्रोसिस भी हो चुका है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, अब एयर का फ्लो कैसे होगा, एयर का फ्लो बहुत लिमिट मात्रा में हो जाएगा, बहुत लिमिटेशन होगी एयर फ्लो होने में है ना, जिस वजह से क्या होने लगेगा, ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाएगा। जब बहुत अच्छी मात्रा में हमें एयर का फ्लो नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस डेवलप होने लगेगा, जिसको हम इन्फ्लामेशन भी कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर एंड साइन एंड सिम्टम्स। जो क्लिनिकल फीचर और साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हमारे एक्यूट और क्रॉनिक दोनों टाइप्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है, लेकिन जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो क्रॉनिक में भी हमें वही साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एक्यूट में होंगे वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होंगे और जो क्रॉनिक में होंगे वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस के साइन और सिम्टम्स देखते हैं। इसमें पहले होगा चेस्ट टाइटनेस। पेशेंट को सबसे पहले चेस्ट टाइटनेस फील होता है क्योंकि उसके लंग्स में क्या होगा, कफ भरा रहता है, कफ रहता है, स्पेटम रहता है, जिस वजह से पेशेंट बहुत जल्दी क्या है, ब्रीदिंग इन और आउट नहीं कर पाता है ना, इसलिए उसको जो होगा चेस्ट हैवीनेस फील होगा। फीवर, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। माइल्ड हेडेक एंड बॉडी एक्स, पेशेंट्स को हल्का हल्का सिर में दर्द बना रहेगा और बॉडी पेन भी रहेगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो जैसे नॉर्मल
पर्सन होता है उसको ब्रीदिंग इन और आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपनी जो ब्रीदिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत टाइम तक 5 सेकेंड 10 सेकेंड, किसी की ज़्यादा कैपेसिटी होती है ब्रीद को रोक कर रखने की और किसी की कम होती है ना। लेकिन अगर जो ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट्स होगा वो इतनी 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक भी क्या है ब्रीद को रोक कर नहीं रख सकता, है ना, क्योंकि उसको डिसीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, तो वो उसको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद इन करेगा, ब्रीद आउट करेगा, ब्रीद इन करेगा, ब्रीद आउट करेगा, है ना। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसी को कहते हैं। व्हीजिंग साउंड, जब पेशेंट्स बहुत जल्दी ब्रीद इन और आउट कर रहा है तो उसमें पेशेंट्स की एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। कफ सीक्रेट, कफ भी सीक्रेट होगा जब पेशेंट्स इन और आउट करेगा ब्रीदिंग, तो कभी कभी क्या होगा एयर के साथ साथ कफ भी बाहर आएगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है मैंने आपको बता दिया है कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साइन और सिम्टम्स होते हैं वो हमें एक्यूट के सारे साइन और सिम्टम्स इसी में शो करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, जैसे कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 ईयर 2 ईयर्स, ऐसे इसके साइन और सिम्टम्स जो होते हैं लंबे टाइम तक बने रहते हैं, जिस वजह से पेशेंट को क्या सीवियर या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके देखते हैं डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन है इसमें हमें सबसे पहले कराना होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों कराते हैं? चेस्ट एक्सरे इसीलिए कराते हैं कि उसमें हमें क्या देखने को मिल जाता है कि पेशेंट के चेस्ट में जो स्पर्टम कल्चर है वो कितना है, कहाँ कहाँ पे स्पर्टम भर चुका है पेशेंट के लंग्स में, है ना, वो कितना अफेक्ट कर रहा है लंग्स को, ये हमें देखने को मिलता है। और इन्फ्लामेशन कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है ये भी हमें देखने मिलता है। ब्लड टेस्ट तो कंपलसरी है, हर डिसीज़ में ब्लड टेस्ट कराना कंपलसरी होता है। स्पर्टम कल्चर, कफ का कल्चर लेंगे, जो स्पर्टम निकलेगा उसका कल्चर टेस्ट करेंगे, है ना। स्पर्टम कई बार क्या होता है पेल येलो, लाइट येलो, ऐसे कलर में हमें स्पर्टम जो है देखने को मिलता है। पीएफटी टेस्ट क्या होता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है एक स्पायरोमीटर होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, है ना। पल्स ऑक्सीमीटर तो सभी को पता रहता है। पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ मोस्टली लोग करते हैं, पेशेंट्स को क्या करेंगे पल्स चेक करने के लिए, हाई पल्स लो पल्स टेस्ट करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट्स। इसमें पहले हम देखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में क्या क्या देना है। पहले रेस्ट देना है पेशेंट्स को, है ना। दूसरा है ड्रिंक फ्लूइड्स, जितना ज़्यादा हो सके उसको फ्लूइड्स देना है पेशेंट्स को, क्योंकि अगर सॉलिड फूड अगर पेशेंट्स को देंगे तो उसको क्या होगा कफ के साथ साथ वो भी फ्लूइड को बाहर कर देगा, वो अंदर नहीं निकल पाएगा, ना ही वो चबा पाएगा। कई बार क्या होता है नोज़ के थ्रू भी जो फूड होता है वो बाहर आ जाता है ना, जिस वजह से जो हमारा एयरवे पैसेज है वो ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक ओवर काउंटर मेडिकेशंस, जो सिम्टम्स को रिलीव करने वाले मेडिकेशंस है वो देना है। पीसीएम, आइबुप्रोफेन, है ना, जो पीसीएम टैबलेट्स होती हैं, आइबुप्रोफेन, ये सब पेशेंट्स के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए है, जिनको हमें देना होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो अब पहले देखिए जो ब्रोंकाइटिस है वो इन्फ्लामेटरी डिसीज़ ही है ना, तो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देना तो कंपलसरी होगा। स्टेरॉयड ड्रग्स, है ना, स्टेरॉयड ड्रग्स में प्रेडनिसोलोन जो होता है पेशेंट को मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेडनिसोलोन ड्रग्स देने के लिए, है ना। अब हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स। इसको हम क्लियरली समझते हैं। इसमें एम हमें क्या क्या एम है, जो हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स पेशेंट्स को देते हैं उसके हमारे कुछ एम्स भी होते हैं। जैसे पहला है क्लियर म्यूकस, जो पेशेंट्स के लंग्स में म्यूकस है, सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, उसको क्लियर करना है ना, उसको साफ़ करना है। रिड्यूस एयरवे जो रिड्यूस हो गया है उसको भी क्लियर करना है। इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन
को कम करना है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव ब्रीदिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू। पोस्टरल ड्रेनेज, पोस्टरल ड्रेनेज में क्या है, जो पोस्टरल ड्रेनेज है हमारा, है ना, पोस्टरल ड्रेनेज का मतलब होता है पेशेंट्स को, अगर पेशेंट्स सुपाइन पोजीशंस में होता है तो हमें क्या, सुपाइन पोजीशन में इजीली कफ को बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकते, है ना, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को इस 45 डिग्री में प्रोन, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में करेंगे और 45 डिग्री पेशेंट्स को अबव करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, स्पोटम बाहर आएगा, है ना। एंगल में करेंगे तो वो स्पोटम जो होगा बाहर आएगा, और इस पोजीशन को हम साइड लेग में भी कर सकते हैं। मैनुअल टेक्निक्स, मैनुअल टेक्निक्स मतलब होता है हाथ से, है ना, मैनुअल टेक्निक्स का मतलब है हाथ के थ्रू। फिजियोथेरेपिस्ट जो होगा हैंड से क्या करेगा, परकसन करेगा, रिदमिक कपिंग। परकसन मतलब जो होता है रिदमिक कपिंग करेगा चेस्ट पे और पेशेंट्स के बैक साइड पे, है ना, जो जिस वजह से कफ क्या होगा, मेल्ट होगा। एंड शेकिंग, शेकिंग करेगा। एंड वाइब्रेशन अप्लाई टू चेस्ट वॉल, जो वाइब्रेटर होता है उसके थ्रू पेशेंट की चेस्ट वॉल पे क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, है ना, कफ को लूज करने के लिए, कफ को पतला करने के लिए। एंड मोबिलाइज स्टूबन सिक्रीजन, और क्या होगा, मोबिलाइज होगा, जिस वजह से क्या होगा, मोबिलाइजेशन अप्लाई होगा और जो सिक्रीजन होगा वो बाहर आएगा। ACBT, ACBT मतलब होता है एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक। एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक का मतलब होता है कि पेशेंट्स को खुद से ब्रीद इन करवाना है, ब्रीद आउट करवाना है, ब्रीद इन करवाना है, आउट करवाना है। यही पेशेंट को कम से कम दिन में 4 से 5 बार करने के लिए कहना है कि वो एक्टिवली खुद से करे। थोरेसिक एक्सपांसन एक्सरसाइज, थोरेसिक एक्सपांसन एक्सरसाइज का मतलब है कि जो पेशेंट की चेस्ट है उसको एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए, है ना, क्या करना होगा, एक्सरसाइज करवाना होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, इसमें गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे पेशेंट से। एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पेशेंट्स को डीप ब्रीदिंग कराएंगे, मतलब गहरी सांस ले पेशेंट से कहेंगे, और फिर एक फोर्सफुली क्या होगा, एक्सपायरेशन करे, है ना, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करे माउथ से। टेक्निक्स, है ना, हफ्स, हफ्स का मतलब होता है हफिंग और कफिंग। एक टेक्निक्स है जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली करके दिखाऊंगी, है ना, तो आप उसमें अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करा सकते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में क्या करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम होगा वो बाहर साइड होगा, और जब हम सांस को माउथ के थ्रू छोड़ते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होगा वो अंदर की साइड जाएगा, है ना। एंड पर्सली ब्रीदिंग करा सकते हैं। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी में एरोबिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग दे सकते हैं पेशेंट को। एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशंस में जब वो हमारे पेशेंट होगा उसको हम डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराते हैं, जैसे वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, है ना, वो करा सकते हैं। एजुकेशन, पेशेंट की जो फैमिली होगी हमें उसे प्रॉपर एजुकेट करना है, पेशेंट्स को ये बताना है कि पेशेंट को हफिंग कफिंग ये प्रॉपर कराना है ना। और होम एडवाइस करेंगे पेशेंट्स के लिए कि पेशेंट के सिटिंग स्टैंडिंग जो पोजीशनिंग है उसको प्रॉपर करके रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।